जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पिछले कक्षा में अपने लोग कक्षा 10 की जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान के लिए, उसमें अपने लोग ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 50 तक देख चुके थे। आगे की जो और बाकी ऑब्जेक्टिव है उसको अपने लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। सबों का विश्लेषण अपने लोग बारी बारी तरीका से करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने लोगों का वो है 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कांडला विशेष जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो किस जगह पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। ये देखने को मिलता है अपने लोगों को गुजरात राज्य में। कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में। और गुजरात राज्य के जो कच्छ जिला है, गुजरात राज्य के कौन सा जिला? कच्छ जिला पड़ता है। और कच्छ जिला में ये कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र देखने को मिलता है। और ये जो है वो एशिया का पहला है। एशिया का क्या है? पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, प्रसंस्करण क्षेत्र है। और इसकी स्थापना का बात किया जाए, इसकी स्थापना हुआ था 1965 में। कब होता है? 1965 में होता है। और ये पड़ता है गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, कांडला विशेष क्षेत्र। तो अगला प्रश्न अपने लोग देख लेंगे पुनः क्या है। अगला प्रश्न आता है 52 नंबर। कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1854। कब? 1854 में। 1854 में ये भारतीय डाक विभाग की स्थापना, इसकी बात किया जाए तो 1 अक्टूबर और 1854। कब? 1854 में हुआ था। और इस समय में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। और इसी के काल में भारत में पहली रेल भी चालू हुई। दोनों रेल और डाक सेवा ये दोनों हुआ था डलहौजी के समय। यही प्रश्न पूछा जाता है कि 1854 में या किसके काल में भारत में पहली रेल चली थी। पहला रेल चला था 1853 ईस्वी में, जो मुंबई से बम्बई माना जाता था उस समय में। उस समय में क्या होता था, इसको मुंबई को बम्बई कहा जाता था। बम्बई से थाने 34 किलोमीटर था दूरी तय थी। ठीक है। और इस किसके उद्देश्य था? तो ये रेल सेवा चालू करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को जो माल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए दूरी ज्यादा सफर करना पड़ता था, जिसमें क्या होता था, तो रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग। प्रश्न कह रहा है 53 नंबर। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसकी लंबाई कितनी है? सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है कौन सा है। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो अपने लोगों को देखने को मिलेगा वो एक सड़क है जो अमृतसर, कहाँ से? अमृतसर से लेकर और ये पड़ता है आपको कोलकाता तक। कोलकाता तक
ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था, जो अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 2500 किलोमीटर के आसपास। कितना? तो 2500 किलोमीटर के आसपास में क्या पड़ता है, इसकी कुल लंबाई पड़ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई। कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से कोलकाता। किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो भारत में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो किस किस से हो रहा है? भारत में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है तो सर्वाधिक किससे हो रहा है? तो बिजली उत्पादन देखा जाए तो एक परमाणु विद्युत है, जल विद्युत है, वायु विद्युत और तापीय विद्युत, ये ऑप्शन दिया गया है। अगर सबसे अधिक की बात किया जाए तो ये तापीय विद्युत है। कौन सी? तापीय विद्युत। तापीय विद्युत से क्या होता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक, अगर भारत की बात किया जाए तो। और तापीय ऊर्जा में आता कौन कौन सा है? तापीय ऊर्जा कौन सा? तो तापीय ऊर्जा की बात किया जाए तो तापीय ऊर्जा में आता है, तापीय ऊर्जा में किसकी किसकी प्रमुखता होती है? ये होता है कोयला। कोयला के बाद आता है प्राकृतिक गैस, तेल, ये सब का प्रयोग होता है किसमें? तापीय ऊर्जा में। इन सबसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग 60 से लेकर 70% बिजली भारत में प्रदान करती है। कौन से? तापीय विद्युत ऊर्जा से 60 से 70% बिजली अकेले ही। जैसे जल से भी विद्युत प्राप्त किया जाता है, वायु से भी विद्युत प्राप्त किया जाता है, इसको अपने लोग डिटेल से पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ को, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के दिखे होंगे, दो प्रकार से माना जाता है जलोढ़ को। पुरानी जलोढ़ जो है उसको दो भाग में बांटा, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर बांगर क्या होता है? खादर मतलब होता है नवीन जलोढ़। कौन सा? नवीन जलोढ़। और बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इस क्षेत्र में बाढ़ बार बार आती रहती है। इस क्षेत्र में क्या? बाढ़ आती है बार बार। अगर बाढ़ बार बार आएगी तो नया मिट्टी आएगा। क्या आएगा? नया मिट्टी। इसमें बाढ़ नहीं आती अधिकांश, बाढ़ नहीं आती तो नया मिट्टी नहीं आएगा। अगर नहीं नया मिट्टी आता है तो उसको बांगर कहा जाता है। क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगला देखेंगे अपने लोग। प्रश्न कर रहा है 56 नंबर कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तांबा गलाने का जो पहला कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो तांबा गलाने का जो पहला कारखाना था वो आधुनिक भारत में सबसे पहले कहाँ? झरिया। कहाँ? झारखंड राज्य के, सॉरी झरिया में नहीं, घाटशिला में। कोयला है झरिया में, घाटशिला में क्या है? स्थापित किया गया था। कहाँ पे? घाटशिला में। तांबा का वैसे ज्यादा देखने को मिलता है झारखंड में भी। कहाँ? तांबा का ये पड़ता है झारखंड राज्य में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड राज्य में पड़ता है। और घाटशिला में जो एक क्षेत्र पड़ता है झारखंड राज्य में ही, वहीं पे पड़ता है पारा कारखाना। अगला प्रश्न देख लेंगे अपने लोग। कह रहा है, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू जानते हैं सभी? काजू, काजू की जो खेती होती है इसके लिए मिट्टी में क्या सब मौजूद होना चाहिए?
मिट्टी में क्या सब होना चाहिए? मिट्टी में प्रचुरता क्या सब होना चाहिए? तो मिट्टी में प्रचुरता होना चाहिए एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम होना चाहिए। कौन चीज? उसके बाद कह रहा है अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय भी होना चाहिए मिट्टी में। आयरन होना चाहिए। लोहा जिसको बोलते हैं, आयरन होना चाहिए। अगर ये सब रहता है तो पौधे अनुकूल होता है किसकी? काजू की। और काजू की पौधा अच्छी होती है, जिसके कारण ये होना चाहिए, ये सब मौजूद होती है लेटेराइट मिट्टी के कारण। इसमें लेटेराइट, और लेटेराइट मृदा में क्या होता है तो बलुई मिट्टी और जो पाक अपने लोग जानते हैं, इन दोनों मिट्टी का मिश्रण हुआ कर, ठीक है, जिसके कारण से लेटेराइट मृदा को क्या होता है, काजू की खेती के लिए अधिकांशतः इसे पक्त मिट्टी में होता है, बालू कम होता है, इसके कारण से इसमें काजू की खेती अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग, कर रहा है प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सिंदरी है एक जगह जहाँ पड़ता है, ये सिंदरी झारखंड में पड़ता है। सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। सिंदरी झारखंड में एक धनबाद जिला, झारखंड के कौन सा? धनबाद जिला। धनबाद जिला है झारखंड की, जहाँ ये भारत का पहला जो है उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है, और ये स्थापित किया गया था 1951 के आसपास। कब? 1951 में झारखंड के धनबाद जिला में ये सिंदरी जो है जगह है, और सिंदरी में ही ये पहला कारखाना स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग, कह रहा है भद्रावती इस्पात कारखाना में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ये तो कारखाना है भद्रावती में स्थापित है। भद्रावती कारखाना ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो राज्य में स्थित है ये इस्पात कारखाना, कह रहा है इस राज्य में जो स्थापित किया गया कारखाना, ये कहाँ? बाबू बुदन की पहाड़ी। कहाँ है? बाबू बुदन की पहाड़ी के पास क्या पड़ता है? ये भद्रावती कारखाना है, और यहाँ से क्या मिलता है तो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? बाबू बुदन की पहाड़ी, यहाँ से लौह इस्पात प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण जानते हैं अपने लोग? भूक्षरण जानते हैं? भूक्षरण मतलब होता है मिट्टी का कमी होना, कटना, निछावर होना, अर्थात कमी होना। जैसे वर्षा के कारण मिट्टी, बालू वाली मिट्टी देखते हुएगा अधिकांश ये ढेर है, मान लीजिए बालू की क्या है, बालू की ढेर है। अब बारिश हुआ ऊपर से, बारिश होगा तो ये सब ढह करके इसे बह जाएगा। गड्ढा है, ये मान लीजिए गड्ढा है, इधर सब क्या होगा, बहते चला जाएगा मिट्टी। बारिश होगा जैसे ही सब मिट्टी ये बराबर हो जाएगा। इसको कहता है मिट्टी का भूक्षरण या भूक्षरण कहा जाता है। तीव्र वर्षा होगा तो मिट्टी हो जाएगा। वन की कटाई कर देंगे तो क्या होगा, जो भी जंगल रहेगा वो खत्म हो जाएगा, मिट्टी कटते जाएगा। पेड़ लगाने से मिट्टी रुक जाता है, जड़ उनके जालीदार बना लेते हैं, जिससे क्या, जैसे पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, इसके देखिएगा जड़ इस प्रकार से फैल जाता है, तो मिट्टी को जकड़ा हुआ रहता है। अगर वन की कटाई कर देंगे तो सब मिट्टी पे क्या होगा, बारिश होगा तो मिट्टी पुनः एक गड्ढे की तरफ जाने लगेगा। खनन गतिविधि, खनन गतिविधि से भी क्या होता है, मिट्टी का अपक्षरण होता है। तो तीनों के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा अपने लोगों का डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा मिट्टी के भूचरण का कारण। अपने लोग अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? एक खनिज है मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या है? खनिज है। और मोनाजाइट खनिज जो है ये देखने को मिलता है केरल में। कहाँ देखने को मिलता है? केरल के जो पलक्कड़ है, कौन सा? पलक्कड़, और कोल्लम जिला है,
ये दो जिला पड़ता है, पलक्कड़ और कोल्लम जिला। इसमें मोनाजाइट क्या होता है? मोनाजाइट रेत के दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलता है। कहाँ? केरल राज्य में देखने को मिलता है। अगला देखेंगे अपने ये प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 62 नंबर। अगला प्रश्न कौन सा है? 62 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? भारत में सर्वाधिक भू आकृति या भू विस्तृत, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? तो अगर बात किया जाए अपने लोगों का पर्वत का, तो भारत में पर्वत जो है अपने लोगों को देखने को मिलता है 11%। कितना प्रतिशत? 11%। पर्वतीय क्षेत्र कितना? 11% पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद है पठार क्षेत्र। कौन सा? पठार क्षेत्र मिलता है आपको 28%। कितना प्रतिशत? 28% पठारी क्षेत्र। और उसके बाद आता है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है 18% के आसपास, 18%। और ये मैदानी क्षेत्र पड़ता है लगभग 43% के आसपास। सबसे अधिक देखने को मिलता है भारत में कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से क्या होता है, जिसको समतल भूमि कहा जाता है। भूभाग का समतल मैदान, ये है कितना? लगभग 43% के आसपास, जो सर्वाधिक माना जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे अपने लोग। कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बना है? तो बिहार में जो अति जल दोहन हो रहा है, जल का क्या हो रहा है? अति दोहन हो रहा है, जल का अपने लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे आर्सेनिक का क्या हुआ है? तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। जल के दोहन से किस तत्व का? आर्सेनिक तत्व का क्या है? संकेंद्रण बढ़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग। कर रहा है कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील एक पक्षी अभ्यारण्य है जो अपने लोगों को देखने को मिलता है बिहार के बेगूसराय जिला में। और ये पूछेगा कभी कभी, कांवड़ झील को पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता कहाँ है? बेगूसराय में। और एक होता है कुशेश्वर स्थान भी कभी पूछ देगा। कौन सा? कुशेश्वर स्थान। ये होता है आपको पड़ता है दरभंगा में। कहाँ पड़ता है? कुशेश्वर स्थान पड़ता है दरभंगा में। कांवड़ झील कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय। जब कुशेश्वर स्थान पूछ लिया जाए तो इसको याद रखिएगा, दरभंगा। कुशेश्वर स्थान कहाँ? दरभंगा। कांवड़ झील बेगूसराय, ये दोनों याद रखिएगा। और ये है मीठे पानी का झील। कौन सा है? मीठे पानी का झील। मीठे पानी का झील है कांवड़ झील जो है, क्या है? मीठे पानी की झील है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान कहाँ पड़ता है? दरभंगा में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपने लोग। कह रहा है भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव्स एक प्रकार का क्या है? वन है। मैंग्रोव्स क्या है? वन है। और ये पड़ता है मैंग्रोव्स वन जो है ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ये सुंदरबन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में क्या पड़ता है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, दुनिया का। अगला देखेंगे अपने लोग। अगला प्रश्न कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है या माना गया है? किस तत्व को या किस खनिज को क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी। तो पढ़ेंगे होंगे अपने लोग लौह अयस्क जो होता है। कौन सा? लौह अयस्क। लौह अयस्क को कहा जाता है उद्योगों की जननी। इसलिए उद्योग की जननी क्योंकि लौह अयस्क जो होता है यह एक प्रकार का औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे की विकास की गई है। क्या है? कोई भी उद्योग होगा, अगर उद्योग है कोई, तो उस उद्योग में लोहे की जरूरत जरूर है। इसलिए लोहे के बगैर ना मशीन का निर्माण होगा। जब दूसरा हम अगर मान लीजिए उद्योग लगाएंगे,
के लिए लोहे की जरूरत होगा नहीं, इसलिए कोई भी उद्योग लगाने के लिए खुद लोहा का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसलिए लौह अयस्क को कहा जाता है उद्योगों की जननी। अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में देखने को मिलता है। कहाँ? हाँ, एक अगर पूछ देगा पूर्व मध्य रेल, कभी पूछ देगा कौन सा, पूछ लेगा, मान लीजिए पूछ लिया जाए पूर्व मध्य रेल। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय तब ये हो जाएगा हाजीपुर। जब पूर्व मध्य रेल का पूछेगा तो हाजीपुर, नहीं तो पूर्वोत्तर का पूछेगा तो गोरखपुर होगा। और भारत में लगभग 18 रेलवे जोन है। कितने? 18 रेलवे जोन। 18 रेलवे जोन में से अपने लोगों को पूछा गया पूर्वोत्तर भारत। अपने लोग बिहार में देख लीजिएगा, पूर्व मध्य रेल जो है इसका पता है हाजीपुर। ठीक है, और विस्तार से हम देखेंगे। अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो अपने लोग टोटल का 18 का 18 देख लेंगे, नहीं तो बुक में दिया हुआ है, अपने लोग एक बार नजर डाल देंगे उस पर, क्योंकि टोटल देखना ज्यादा पड़ जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? क्या पूछ रहा है? नहर द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वो कहाँ होता है? तो नहर द्वारा सिंचाई बिहार में सबसे अधिक रोहतास जिला में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई नहर से, नलकूप से नहीं, नहर से सिंचाई कहाँ होता है? रोहतास में। पश्चिमी चंपारण में नहीं, सिवान में नहीं, पटना में नहीं, रोहतास में। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? ये लोग स्थानीय निकाय पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जो शासन होते हैं वो क्या होते हैं? एक होते हैं ग्राम पंचायत में पंचायत समिति है ना, एक होगा ग्राम का प्रधान, मुखिया। मुखिया के बाद होता है सरपंच, होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति, और ये सब का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का ना, 5 वर्ष का। कितने का होता है? 5 वर्ष का। कब से? 5 वर्ष तो कह देगा, लेकिन कब से? 5 वर्ष जो होता है ये होता है, आपको यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। यह कहा गया है पहली बैठक से। कौन से? जो पहली बैठक जो होगा, पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, और संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 243 में कहा गया। ठीक है, कितने वर्ष का ले? तो 5 वर्ष का ले, 5 वर्ष का होगा। नगर निकाय, अगला प्रश्न है, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकायों का जो संबंध है वो किस संवैधानिक संशोधन से है? तो नगर निकाय संवैधानिक संशोधन अगर देखा जाए तो ये था 74, वह संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन 1992। कब होता है? 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। तो 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में क्या हुआ? तो अधिनियम के द्वारा से भारत में शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई और इसका सशक्तिकरण,
सशक्तिकरण भी किया गया। और एक नया इसी संशोधन के जरिए से 9A जो होता है ये नया भाग जोड़ा गया। 9 पहले 8 भाग था, 9 का A भाग जोड़ा गया, 8 भाग था ही, 9 जोड़ा गया था, उसके बाद 9 का A जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में अगर देखा जाए तो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। उसमें से ए बी करके अगर देखा जाए तो 25 हो जाता है। कितना हो जाता है? 25 भाग। 22 तो रियल में था ही, पहले जो संविधान का निर्माण हुआ 22 भाग। भाग कितना संविधान में? 22। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद की बात किया जाए संविधान में तो अनुच्छेद है कितना? अनुच्छेद देखने को मिलेगा 395। कितना? और अनुसूची कितना देखने को मिलेगा? 12 अनुसूची, ये सब देखने को मिलेगा। तो टोटल अभी देखा जाए और एबीसीडी करके देखोगे अनुच्छेद को तो ये 400 प्लस मिलेगा। ये 400 प्लस वास्तविक में कितना माना जाता है मूल रूप से? तो 395। भाग कितना? मूल रूप से 22। और आधुनिक जो संविधान जिसको संशोधित करके बनाया गया और बहुत सारे अमेंडमेंट सब जोड़ा गया तो उसके हिसाब से होता है 25 भाग। ठीक है, और ये हुआ था कब? संवैधानिक संशोधन 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ करते थे, जिसमें ग्रामीण सत्ता से संबंधित हुआ करते थे। कौन सा? 73वां। और जो नगर निकायों का संबंध हुआ था वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन। और संविधान पंचायत के स्तर पर देखा जाए तो उसको संवैधानिक दर्जा मिला था स्थानीय निकाय को 73वां संवैधानिक संशोधन के जरिए से। तो नगर निकाय पूछा जाता है, ये हो जाएगा अपने लोगों को 74वां संवैधानिक संशोधन। स्थानीय स्तर पर अगर पंचायती राज सबको अगर देखा जाए तो ये हुआ था 73वां संवैधानिक संशोधन से पंचायती या स्थानीय निकाय को क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, अगला देखेंगे अपने लोग। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? संविधान में देखे होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होगा संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में केवल राज्य, और समवर्ती सूची में केंद्र और प्लस राज्य दोनों कानून। ये जो 3 प्रकार की सूचियां सब लिया गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और ये हुआ था कराए समवर्ती सूची में। तो ये राज्य और केंद्र दोनों, ये और भी दोनों कानून बनाने का अधिकार। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केवल केंद्र। राज्य सूची में केवल राज्य, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। इसलिए आंसर हो जाएगा अपने लोगों का सी नंबर, ये और भी दोनों, क्योंकि ए में है राज्य सरकार, बी में है केंद्र सरकार, दोनों बनाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे अपने लोग। अगला प्रश्न कर रहा है ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में किसके लिए आरक्षण की बात की गई है? किन किन क्षेत्रों में? तो कह रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति इनके लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर ग्राम पंचायत है उसमें जब चुनाव सब होता है तो उन सबके लिए है। सॉरी सूचित किया सॉरी ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित, मतलब आरक्षण की बात किसके लिए कहा गया? यह एक जाति होता है अनुसूचित जाति और जनजाति, दूसरा होता है पिछड़ा वर्ग, महिला, और इनमें से सभी। तो देखा जाए तो इसमें सबको अनुसूचित जाति और जनजाति इनको भी मिलता है, पिछड़ा वर्ग को भी मिलता है और महिला को भी क्या किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। तो अपने लोग देख लेंगे तो ऑल ऑफ इनमें से सभी को, इनमें से सभी को क्या किया गया है? तो ग्राम पंचायत में आरक्षित स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे अपने लोग, और एक चीज इसमें ध्यान देना, ये भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की पहली बार बात कौन सा किया था? तो बिहार हो जाएगा, याद रखना। कौन सा? बिहार में पहली बार
महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। कितना परसेंट? 50% आरक्षण। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? पता है आप लोगों को भारत के अंतर्गत भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना? 8। पहले हुआ करते थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 7 में से क्या हुआ, तो जब कब, तो लगभग 2019 में क्या होता है, तो मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार आई केंद्र में, और केंद्र में आने के बाद उन्होंने जो जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था इनको, और विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होने के कारण इनको धारा 370 जो हुआ करते थे, माना जाता है धारा 370 को इसको निरस्त करके, और इससे जो विशेष राज्य की दर्जा थी इसको समाप्त कर दिया गया। इनको 2 भागों में बांट करके एक बना दिया गया जम्मू और जम्मू कश्मीर, और एक हो गया लद्दाख। ये 2 अलग अलग राज्य बना दिया गया, तो हो गया 9। और 9 में से एक पहले जो था दादर नगर हवेली और दमन दीव। नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक में कर दिया गया। दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, इन सबको मिलाकर एक बना दिया, तो 9 से फिर हो गया 8, तो अभी है 8। जिसमें से कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर ही बना दिया गया। पहले तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, ये क्या था, तो विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था, अब ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ये 28 राज्य में केरल, तेलंगाना, मणिपुर राज्य है, पता है अपने लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कर रहा है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? कौन सी? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति की प्रधान की अगर बात किया जाए तो ये होता है प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। जितनी भी पंचायत में एक प्रखंड के अंतर्गत देखते हुए जितनी भी पंचायत होते हैं, तो उस सब पंचायतों के जो समिति होते हैं सदस्य, वो सब क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, और एक पंचायत समिति को बना दिया जाता है प्रमुख वोटिंग करके। ये होता है कौन सा? प्रमुख हुआ करते हैं पंचायत समिति के प्रधान। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब? कब नेपाल में क्या होता है, लोकतंत्र की वापसी कब होता है? नेपाल में 2006 में, कब? 2006 में लोकतंत्र की वापसी होता है। अप्रैल 2006, कब? अप्रैल 2006 में एक बड़ा जन आंदोलन बड़ा सा जन आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो राजा हुआ करते थे कौन? तो राजा हुआ करते थे ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र को जनता ने क्या किया, तो 3 मांग रखी जनता किसके सामने? ज्ञानेंद्र के सामने। और 3 मांग जो रखी, तो इसको ज्ञानेंद्र ने स्वीकार कर लिया, और इसके लिए मजबूर होकर के उनको अपना त्याग पत्र दे करके राजा और भाग गई। राजा जब हट गया तो यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होता है, कब? 2006 में। ठीक है, और संविधान यहाँ पे लागू होता है कब? 2000 नया संविधान बनता है नेपाल में 2015 में। कब? 2015 में नया संविधान बनता है, और 28 मई 2008 को नेपाल को एक औपचारिक रूप से, कब? 2008 में, कब?
2008 में क्या होता है, तो औपचारिक रूप से क्या मिलता है, तो एक संघीय लोकतंत्र गणराज्य घोषित करता है, और 2008 में, और पहले 2006 में ही लोकतंत्र की वापसी हो चुकी थी। फिर 8 में आता है, औपचारिक रूप से घोषित होता है। फिर 2015 में एक नया संविधान बनता है। ये भारत में, नेपाल में लगभग दूसरा था जो संविधान नया में अभी चल रहा है 2015 वाला नेपाल के अंतर्गत। आंसर क्या होगा, 2006। अगला प्रश्न देखेंगे, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। क्या करा है, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। तो जिला परिषद के लिए जो होता है 50,000। जिला परिषद के लिए कितना होना चाहिए जनसंख्या, 50,000। ग्राम पंचायत का गठन कितने पे होता है, तो 7,000 पे। ग्राम पंचायत कितने पर, 7,000 पे। और पंचायत समिति को देखा जाए तो ये होता है 5,000। वार्ड सदस्य के लिए चाहिए 500। इतनी जनसंख्या अगर है ये 500, तो एक वार्ड का गठन हो जाएगा। पंचायत समिति के लिए कम से कम 5,000, और ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कम से कम 7,000 जनसंख्या की जरूरत होती है, तब जाकर के इसकी गठन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। अगला देखेंगे प्रश्न, कह रहा है नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। नगर निगम का जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है वो होता है नगर आयुक्त। कौन होता है, नगर आयुक्त। नगर आयुक्त होता है कार्यपालक कौन के अधिकारी। अपने पंचायत सचिव पंचायत में देखने को मिलेगा, नगर में नहीं मिलता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी तो ये अलग पद है। महापौर होता है नगर निकाय का। कहा, नगर निकाय का। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। किसको कहा जाता है, राजनीतिक दल को, क्योंकि ये सरकार का गठन करता है, विपक्ष में रह करके ये आवाज उठाता है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है, राजनीतिक दल होता है। इसलिए लोकतंत्र का क्या है, प्राण किसको कहा जाता है, राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न है, कह रहा है बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था। बम्बई राज्य था पहले, जिसको मुंबई अपने लोग करें, ये तो बाद में बना, ये राजधानी हो गया। तो बम्बई राज्य को जो विभाजित किया गया, उससे कौन सी राज्य बनाया गया, तो 1 मई कब, 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 को बम्बई का पुनर्गठन अधिनियम आया। कब आता है, 1960 में, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम आता है, और इसी के साथ बम्बई का क्या होता है, राज्य का विभाजन होता है, और इसके माध्यम से बम्बई राज्य को हटा करके, मतलब विभाजित करके, ये बनता है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य बनता है, गुजरात राज्य बनता है। बम्बई को विभाजित करके कौन सा राज्य बनता है, गुजरात राज्य बनता है। 2 भाग में बट करके एक बनता है महाराष्ट्र, एक होता है गुजरात। तो कौन कौन सा हो गया, बम्बई और गुजरात। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों बनता है अलग अलग, ये होना चाहिए आंसर। फिर अपन लोग देख लेंगे, सॉरी गुजरात नहीं, ये हो जाएगा कौन सी, बम्बई। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों होता है, सी हो जाएगा, और दोनों। कर्नाटक में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य क्या होता है, अलग अलग राज्य बनता है, बम्बई प्रांत विभाजित होकर। अगला प्रश्न है, लास्ट 80 नंबर प्रश्न जो है, इसमें कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। किसका, यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसल्स में। कहाँ पर है, ब्रसल्स में। ये यूरोपीय संघ में
यूरोपीय आयोग, कौन से? यूरोपीय आयोग, उसके बाद यूरोपीय संघ परिषद और यूरोपीय संघ की जो प्रमुख संस्था है, कौन सी? यूरोपीय संस्था। सबका क्या होता है, तो प्रमुख जो संस्थान है सबका कहाँ पड़ता है? ब्रसेल्स में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रसेल्स। तो ये रहा अपने लोगों का 80 प्रश्न का एक संग्रह, जिसको अपने लोगों ने 3 पार्ट में देख लें। और आगे की जो सब्जेक्टिव बच गया है उन सबको भी अपने लोग खंड बी में आता है, इसको अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जो खंड बी का ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको भी 2 या 3 वीडियो जो भी लगे उन सब में हम विश्लेषण के जरिए से बता देंगे कि किस प्रश्न को कितना सोल्यूशन करना है और कैसे जवाब देना है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।